जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के 9वीं चैप्टर। आज हम लोग जो वो कवर करने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने 8 चैप्टर जो वो कंप्लीट कर लिया है। 9वां चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसके बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसको शॉर्ट में MS ऑफिस भी कहा जाता है ना, जिसका प्रयोग मुख्य रूप में क्या कि कार्यालय से संबंधित जो ऑफिस रिलेटेड जो कार्य होते हैं वहाँ पे किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि वर्कशीट बनाने में, लेटर लिखने में, किसी डॉक्यूमेंट को बदलने या सुधार करने के लिए किया जाता है, अथवा प्रेजेंटेशन आदि में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग जो वो किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है, ये आप जानते होंगे, जिसके संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दो व्यक्ति, हालांकि आप बिल गेट्स के बारे में तो आप जानते होंगे लेकिन पॉल एलन के बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ये दोनों मिल करके ही माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत इन्होंने किया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो वो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1 अगस्त 1988 को पहली बार जो वो लॉन्च किया, और यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑफिस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर बात करें तो कुछ पॉपुलर जो वो संस्करण है, वर्जन है आप, जो कि आप भली भांति जानते होंगे, है ना। तो जैसे कि कुछ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया 97, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया संस्करण अगर बात करें तो विंडोज प्रचालन तंत्र, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, उसके साथ ही जारी होता है। यह एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि यह सॉफ्टवेयर जो वो कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल आदि में भी उपलब्ध होता है। अब बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन कौन से पार्ट हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आदि कई सारे जो इसके भाग हैं, है ना, ये आप जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिजाइनर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर होता है, जैसे जो वो कई सारे कार्य इसमें से होते हैं, है ना, और कई सारे इसके भाग हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को, और देखते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला सवाल है कि चयनित किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो बता दें कि चयनित किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी जो है वो Ctrl+E है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्यतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। एक तो होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, है ना। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने। MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों अथवा पैराग्राफों के चयन का प्रयोग करने वाली जो कुंजी है वो क्या है, तो वो है अल्ट। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है जो कि वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो स्टेटस बार जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, स्टेटस बार ही है जो कि वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। MS वर्ड को रन कमांड द्वारा खोलने के लिए टाइप करते हैं तो उसको WinZip टाइप करते हैं। कार्य क्षेत्र के मापन यानी मेजरमेंट के लिए जिसका उपयोग किया जाने वाला बार है वो कहलाता है टास्क बार। अगला सवाल कि दस्तावेज को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फंक्शन क्या है, तो उसको कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू, है ना। दस्तावेज को प्रिंट करने के पूर्व में देखने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला फंक्शन है उसको प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित किए गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने में प्रयोग होता है वो डिक्रीज इंडेट के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर उपस्थित दूसरे फंक्शन को क्या कहते हैं, तो उसे नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है। अगला सवाल है कि नई MS एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जो नया MS एक्सेल आया हुआ है उसमें से वर्कशीट में जो कॉलम की संख्या अधिकतम संख्या होती है वो 28 होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के किस सेट का भाग है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही ये एक भाग है ना। तो जैसे अभी हमने बात किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, है ना, इन्फोपाथ डिजाइनर, वन नोट, पब्लिशर, ये सभी जो वो माइक्रोसॉफ्ट के ही भाग हैं, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही ये भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आंकड़ों को किसमें प्रविष्ट किया जाता है, जो पंक्तियों अथवा कॉलम के ग्रिड
को निर्मित करता है तो वो सेल्स है ना। तो इसको क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। अगला सवाल है कि पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसे नोट्स व्यू कहा जाता है ना। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन के समय चयनित यानी सेलेक्ट की गई स्लाइड को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हाइड स्लाइड इसको कहा जाता है, हाइड स्लाइड विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा वास्तविक स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण की तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नजर आता है तो स्लाइड सॉर्टर उसे कहा जाता है। अगला सवाल है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ने के लिए जो प्रयोग होने वाला शॉर्टकट की है वो Ctrl+M है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन क्या है तो वो है लैंडस्केप। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है तो यह एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है यानी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जब आप प्रेजेंटेशन अगर बनाते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है ना। पावर पॉइंट का आप यूज भी करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में अधिकतम जूम टू का मान क्या था तो उसका मान था 400%। पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर विकल्प को रखा गया है तो रिव्यू टैब के अंतर्गत रखा गया है। स्प्रेडशीट में प्रथम सेल का पता होता है तो स्प्रेडशीट में जो फर्स्ट सेल का एड्रेस जो होता है वो क्या है तो A1 होता है। अगला सवाल है कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है तो डॉक है। MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है तो स्लाइड ट्रांजिशंस कहा जाता है। प्रेजेंटेशन की डिजाइन में स्लाइड की फॉर्मेटिंग व लेआउट को नियमित करने के सामान्यतः क्या कहते हैं तो उसे कहा जाता है टेम्पलेट्स। क्या कहा जाता है, उसे टेम्पलेट्स कहा जाता है। अगला सवाल है कि वर्ड वेब का अर्थ क्या है तो वर्ड वेब का अर्थ होता है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है तो उसे F7 कहते हैं, है ना। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की का प्रयोग होता है वो F7 का प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटर मार्क का विकल्प कहाँ होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो वाटर मार्क का विकल्प होता है वो पेज लेआउट टैब में होता है, पेज लेआउट टैब में होता है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट विकल्प में कार्य है तो व्यू मेन्यू में जो स्प्लिट विकल्प का जो कार्य है वो है विंडो को दो भागों में विभाजित करना। तो विंडो को दो भागों में विभाजित करना यही व्यू मेन्यू में स्प्लिट जो विकल्प है उसका कार्य होता है। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है ना, माइक्रोसॉफ्ट 2010 में टेक्स्ट अलाइनमेंट की संख्या क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टेक्स्ट अलाइनमेंट की संख्या 4 है। फॉर्मेटिंग टूलबार में फॉन्ट आकार न्यूनतम कितना होता है तो फॉर्मेटिंग टूलबार में जो फॉन्ट का साइज होता है वो न्यूनतम जो होता है वो 8 होता है। कट कॉपी अथवा पेस्ट करने के लिए किस मेन्यू का में चयनित जो वो किया जाता है तो एडिट मेन्यू जो है वो चयनित किया जाता है। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं तो यूजर जो डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे फाइल नेम कहा जाता है। अगला सवाल है कि दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट में चिन्हित निश्चित स्थल पर पहुंचने के लिए उपयोग होता है तो वो बुकमार्क का उपयोग होता है। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए किसका उपयोग कर इंडेक्स को बढ़ा सकता है तो बता दें कि हायरार्की में आइटम के स्तर को में बदलाव के लिए टैब का उपयोग कर इंडेक्स को बढ़ाया जा सकता है ना, बढ़ा सकता है। फुट नोट्स अथवा एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो फुट नोट्स और एंड नोट्स का जो प्रयोग होता है वो रेफरेंस के रूप में या रेफरेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। अथवा है कि अगला सवाल है कि कई क्रमिक निर्देश यानी कई सीरियल कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट को निर्धारित करना कहलाता है, वो कहलाता है मैक्रो। सामान्यतः अलाइंड टेक्स्ट को कॉलम में रखने की प्रक्रिया क्या है
तो सामान्यतः अलाइंड टेक्स्ट को कॉलम में रखने की प्रक्रिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। डिफ़ॉल्ट रूप में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 फाइलों के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो .ppx का प्रयोग जो वो किया जाता है, इस एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेम्पलेट को .potx फाइल के रूप में सुरक्षित करते हैं, यानी सेव करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई क्या है, तो इसे सेल कहा जाता है। वर्कबुक किससे संबंधित है, तो वर्कबुक जो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित है। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्कशीट कहा जाता है। एक्सेल में चयनित किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो F11 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बोलता है कि एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, तो F11 की का प्रयोग किया जाता है। सक्रिय सेल यानी एक्टिव सेल को परिवर्तित करना अथवा नए आंकड़ों को अंत में जोड़ने के लिए जो प्रयोग होती है वो F2 की का प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करने में क्या प्रयोग होती है, तो F8 की का प्रयोग जो वो होता है। एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करने में जो प्रयोग होती है वो F8 कुंजी का प्रयोग होता है। अगला सवाल है कि सक्रिय सेल यानी एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फॉर्मूला निर्दिष्ट किया जाता है वह प्रदर्शित होता है, वो फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। तालिका यानी चार्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है। तालिका बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हैं। एक्सेल प्रोग्राम में किसी वर्कशीट के सेल में डेट अथवा इंटर करने, है ना, डेट इंटर करने में प्रयोग करते हैं, तो वो कंट्रोल सेमीकोलन कुंजी का प्रयोग होता है ना। कंट्रोल और सेमीकोलन कुंजी का प्रयोग जो वो किया जाता है। एक एकल पंक्ति जो किसी एकल रिकॉर्ड यानी सिंगल रिकॉर्ड को प्रदर्शित या प्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टपल। सारणी यानी टेबल को डिफाइन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उस प्रोसेस को इंडेक्स डिफिनेशन यानी सूचक परिभाषा कही जाती है, क्या कहलाती है। एक सुनिश्चित सेल पते में पंक्ति नंबर यानी रो नंबर अथवा कॉलम टेबल से पहले प्रदर्शित होता है वो होता है, इस संकेत का प्रयोग जो वो किया जाता है ना, इस प्रकार का संकेत जो वो प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल होता है तो वो रो अथवा कॉलम का इंटरेक्शन होता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट इफेक्ट यानी स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। कम समय में सरल प्रस्तुतिकरण बनाने में प्रयोग करते हैं तो वो ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करते हैं, है ना, ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है, तो स्लाइड्स का संग्रह होता है। यूजर डॉक्यूमेंट का जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फाइल नेम कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है तो यह एडिट मेन्यू में उपलब्ध होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दस्तावेजों में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान या संकेत प्रदर्शित क्या करता है, तो वो स्पेलिंग में मिस्टेक को दिखाता है। स्पेलिंग में जो त्रुटियां रह जाती है उसी को वो संकेत करता है। डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज क्या है, तो वो MS एक्सेल है। स्लाइड शो व्यू सभी स्लाइडों को दर्शाता है तो वो थंबनेल के रूप में दर्शाता है। ड्राइंग टूल बार का प्रयोग होता है तो ड्राइंग टूल बार का प्रयोग ग्राफिक्स बनाने के लिए होता है। स्लाइड शो के बीच में बंद किया जा सकता है तो ESC बटन द्वारा बंद किया जा सकता है। पावर पॉइंट में हेडर और फूटर जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट में हेडर और फूटर जोड़ने के लिए क्लिक जो करते हैं वो इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, है ना। एक्सेस को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो Alt+F4 की का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेस को छोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो Alt+F4 की का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से।
इसके बाद में जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो 10वां चैप्टर इसका पढ़ेंगे हम लोग, डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो वो इसका 10वां चैप्टर होगा। इसके बाद में कुछ कुछ जो आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं वहाँ से कुछ कुछ प्रश्नों को देख लेंगे। उसके बाद में ये कंप्यूटर चैप्टर आपका लगभग 1 लाइनर प्रश्नों से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग आएंगे इसके थ्योरी सेशन पे, और थ्योरी सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो। क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए, जिसके आप आगे के सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।